संभावित नुकसान। इस बिल्डिंग है, मतलब 20-25 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, तो एक मंजिली इमारत है, एक मंजिली इमारत है, एक घर है, कम ऊंचा है, एक ही जगह सिचुएटेड है। मान लीजिए दोनों फॉल्ट लाइन पे है जहाँ पर भूकंप आता है। फॉल्ट लाइन क्या होता है ये समझाऊंगा आपको। मान के चलिए कि जहाँ पर भूकंप की संभावना तेज रहती है, सब कुछ हिलता है, होने का जोखिम कहाँ पे है ज्यादा? हाई राइज बिल्डिंग है। अगर उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं किया गया है तो वहां पर नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। लेकिन अगर वो हाई राइज बिल्डिंग बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से बनी है, बहुत मजबूत सिस्मिसिटी को देखते हुए बनाया गया है, मतलब कि वेल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है, अभियांत्रिकी उसमें शानदार है, मटेरियल उसमें बहुत अच्छे लगाए गए हैं, सारे कैलकुलेशन के बाद उस बिल्डिंग को तैयार किया गया है, तब वह बिल्डिंग ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, तो वहाँ पर जोखिम कम हो जाता है। तो जोखिम पर्यावरण डिसाइड करता है, कंस्ट्रक्शन डिसाइड करता है, संपत्ति डिसाइड करती है, जो आर्थिक स्थिति है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल स्थिति है, वो सब डिसाइड करती है कि कितने जोखिम में आप रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आने की संभावना है या बाढ़ से प्रभावित कोई इलाका है और आपका घर है इस ऊंचाई पर, और बाढ़, नदी में पानी आने के चलते बाढ़ आने की संभावना जताई जाती है। निश्चित है ना, आपके पास जोखिम कम से कम है, मिनिमम जोखिम है। अब जिसका घर यहाँ पे है उसके पास जोखिम ज्यादा है। जोखिम इसी को कहते हैं, रिस्क इसी को कहते हैं। यह रिस्क भी आपदा से होने वाले नुकसान को बढ़ा देता है। देखिए, किसी स्थान के जोखिम को अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे किया जाता है? रिस्क इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है, E/V/C। आजकल जो भी आपदा प्रबंधन किया जा रहा है, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा पहले किया है कि जो आपदा प्रबंधन किया जाता है बेसिकली वो रिस्क का प्रबंधन है, जोखिम प्रबंधन है। जोखिम को कम करना है, मिटिगेट करना है, न्यून करना है, राइट। तो अब यहाँ पर आर तो हो गया आपका जोखिम, रिस्क, एच हजार्ड या संकट का मतलब होता है एक्सपोजर, वी का मतलब वही वल्नरेबल होना, सुभेद्यता, वल्नरेबिलिटी, और सी का मतलब है क्षमता या कैपेसिटी। देखिए, R is directly proportional to H, R is directly proportional to E, R is directly proportional to V, but R is inversely proportional to C। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि जब कोई संकट आता है तो रिस्क बढ़ जाता है। उन्होंने अटैक कर दिया, कीटों ने अटैक कर दिया, सुनामी की लहरों ने आक्रमण कर दिया, वृष्टि प्रस्फोट बादल के फटने की घटना होने लगी, तो बड़ा ना, मधुमक्खी काट सकती है, कीट खेत खलियान को चट कर सकते हैं, सुनामी की लहरें डुबो सकती हैं बहुत कुछ, बादल में बहुत कुछ बह सकता है बादल फटने के साथ। जोखिम बढ़ रहा है, ऐसे ही एक्सपोजर। अब मान लीजिए कि आप घर के बाहर बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, अपने ऊपर शहद लगा के बैठे हैं, तो मधुमक्खियां मक्खियां आपके ऊपर तो आएंगी आएंगी। आप समुद्र के किनारे चप्पल लेके टहल रहे हैं, सुनामी आ रही है और आप टहल रहे हैं गीत गाते हुए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए उस मुद्रा में आप घूम रहे हैं, तो सुनामी की लहरें आपको अपने चपेट में ले ही लेंगी। एक्सपोजर है आपका, एक्सपोजर टुवर्ड्स द इंसिडेंट, द फिनोमिना, उस घटना के प्रति आप अपनी सुभेद्यता दर्शा रहे हैं, उस जगह पर एक्सपोजर दर्शा रहे हैं। वल्नरेबिलिटी क्या है? तो वल्नरेबिलिटी का मतलब हुआ कि जब सुनामी आ रही है
आप व्हील चेयर पे बैठे हो, दोनों पैर से दौड़ के भाग सकते हैं। आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, आप व्हील चेयर पे बैठे, आप बीमार हो, आपकी अवस्था ऐसी है कि आप बहुत तेज चल नहीं सकते, आपके आसपास कोई नाव नहीं है, यंत्र नहीं है, तो आपकी सुभेद्यता बढ़ जाती है। और ये जब तीनों चीजें बढ़ती हैं तो रिस्क, जोखिम, उस सुनामी से प्रभावित होने का जो जोखिम है, आफत है, जो रिस्क है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, वह बढ़ जाती है। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है, तो आप उस घटना से बच सकते हैं। आपके पास जो जोखिम होगा वो जोखिम बहुत कम होगा। हो सकती है मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया, अब आपके पास एक ऐसा उपकरण है कि प्लास्टिक का कोई बैग हो, प्लास्टिक का कोई जैकेट हो, शीशे का कुछ ऐसा ऐसी दीवार हो, घर हो, आपने खिड़की अपनी बंद कर ली, या उस जैकेट में अपने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी रास्ते को पाकर कहीं अंग विशेष तक कोई मधुमक्खी पहुंच जाए तो बात अलग, वरना मधुमक्खियों का जो अटैक होना था वो नहीं हो। स्थिति ये है कि जैसे ही कीटों का अटैक हुआ, कीटों का आक्रमण हुआ, वैसे ही हमारे पास कोई छिड़काव करने का तरीका हो, कोई मशीन हो, कोई ड्रोन हो ऐसा कि हम उन सारे कीटों को भगा दें, कीटों का प्रभाव उतना नहीं पड़ता। सुनामी की लहरों के आने से पहले ही हमारे पास खबर आ जाए, हमारी क्षमता इतनी हो और हमारे पास ये कैपेबिलिटी हो कि हम उस तट को छोड़कर सुनामी की लहरों से तेज पहले ही उस तट को, उस इलाके को छोड़कर कहीं दूर निकल जाए, सुनामी की लहरें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो कैपेसिटी जब ज़्यादा होती है तो रिस्क अपने आप रिड्यूस होता चला जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के दो ही फंडा है। एक, आपदा प्रबंधन के दो ही फंडा है। क्या है आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण? क्या है? एक है रिस्क को कम करिए, और दूसरा है क्षमता को ज्यादा कीजिए। द रिस्क एंड इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, जी अप्रोच लीजिए। प्रबंधन कर लेने से आपदा का प्रबंधन हो जाता है? उत्तर है नहीं, भावना कम जरूर हो जाती है। एक आंसर लेते, एक एग्जाम्पल लेते। एग्जाम्पल ये लीजिए, मान लीजिए कि दिल्ली से किसी व्यक्ति को कोलकाता जाना है। मान लीजिए कि बाई रोड जाना है, अच्छी सी गाड़ी है, कोई भी बाई रोड जाना है तो एक गाड़ी है। क्या क्या है गाड़ी से कलकत्ता जाने का जोखिम? क्या क्या है कि इसका टायर बस्ट हो सकता है, जोखिम यह है कि इसका इंजन सीज हो सकता है, कहीं रुक सकता है, जोखिम यह है कि इसके दरवाजे टूट सकते हैं, जोखिम यह है कि इसका ब्रेक फेल हो सकता है, जोखिम यह है कि इसका गियर फेल हो सकता है, इसका क्लच खराब हो सकता है। जोखिम है ना गाड़ी के साथ। इसको तो जोखिम में नहीं डाल सकते कि दिल्ली से कलकत्ता जाने में जोखिम यह है कि गाड़ी के का रंग उड़ जाएगा, गाड़ी पर बारिश होने लगेगी, जब बहुत तेज बरसात हो तो शीशे टूट सकते हैं। ये सारे जोखिम हैं इस गाड़ी की यात्रा के साथ। हो सकता है गाड़ी पलट सकती है, ये सारे जोखिम। जोखिम के डर से हम कलकत्ता जाना छोड़ भी नहीं सकते, कलकत्ता जाना जरूरी है। तो आप क्या करते हैं? आप चारों पांचों टायर जो भी गाड़ी के होते हैं उनको आप दुरुस्त करवाते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो बदलवा लेते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसको रिपेयर करवा लेते हैं। उसमें हवा प्रॉपर गाइडेंस और मेजरमेंट के अनुसार रख लेते हैं। जो भी कंपनी का इंस्ट्रक्शन होता है उस पूरे मैनुअल को पढ़ते हैं आप, और मैनुअल के अनुसार उसमें हवा का प्रेशर आप मेंटेन करते हैं। गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, अगर गाड़ी पुरानी है तो नई है तो कोई बात नहीं, सर्विसिंग करवाते हैं आप गाड़ी की। शीशों को, कांच को, ब्रेक, गियर, क्लच, जितने भी उसके फंक्शनिंग है उसकी फंक्शनैलिटी को आप चेक करते हैं, उसको ठीक कराते हैं। ये आप सीट बेल्ट आपने लगा लिया, गाड़ी के अंदर भी आपने हेलमेट लगा ली, ताकि कोई किसी तरह का खतरा नहीं है।
तो आपने क्या किया है, ये सारे उपाय अपना के आपने क्या किया कि रिस्क को कम कर लिया। जो जोखिम हो सकता था वो जोखिम कम हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब किसी तरह की कोई दिक्कत होगी ही नहीं। हमने ये नहीं कहा जोखिम आपने खत्म कर दिया, हमने कहा जोखिम आपने कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया आपने। इसी को रिस्क रिडक्शन कहते हैं। लेकिन गाड़ी पलट तो फिर भी सकती है, गाड़ी का एक्सीडेंट तो फिर भी हो सकता है, गाड़ी ब्लास्ट भी कर सकती है। फिर भी अब आप इन सारे मेजरमेंट को, इन सारे उपायों को अपनाकर बहुत कंफर्टेबली, बहुत शांत मन से आप ड्राइव करते हुए जाएंगे। आप पैनिक नहीं करेंगे, गाड़ी को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी, जो होगा देखा जाएगा। गाड़ी पंचर हो जाए, स्टेपनी रखा हुआ, तुरंत निकालेंगे और टायर बदल लेंगे। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है। यही डिजास्टर के साथ भी होता है। जब हम रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं एक हद तक, तो फिर डिजास्टर आए, एक तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा डिजास्टर, और दूसरा जब डिजास्टर आता है तो उसके प्रबंधन की सारी तैयारी चूंकि हमारे पास पहले से ही है, तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। रिस्क वाला जो फैक्टर है, मान लेते हैं कि अब गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, एक्सीडेंट हुआ, एयर बैग खुल गया, आपको कुछ नहीं हुआ। प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर सेफ्टी और सिक्योरिटी को अपनाकर आप बहुत दूर की यात्रा सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। फिर एक और बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो वह बात यह है कि भारत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन को पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के संदर्भ में आपदा को क्यों पढ़ा जाए, लिख लेते हैं। भारत इतना आपदाओं के प्रति सुभेद्य कैसे है, क्यों हम आपदा पर इतना जोर दे रहे हैं, गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, डिजास्टर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्यों भारत के साथ ऐसी कौन सी आफत आ गई है भाई। दुनिया के उन शीर्ष देशों में है जहां पर आपदा के प्रति सुभेद्यता अधिक है, जिसमें कनाडा शामिल है, मैक्सिको शामिल है, फिलीपींस शामिल है। उसी ग्रुप में भारत भी शामिल है जहां पर आपदा से होने वाला संकट या आपदा से होने वाली नुकसान, होने वाली क्षति, होने वाली हानि ज़्यादा मापी गई। के मुताबिक लगभग भारत के जीडीपी का प्रतिशत हिस्सा हर साल आपदा प्रबंधन में चला जाता है। भारत के जीडीपी का 2% हिस्सा बड़े बड़े काम में खर्च नहीं होता है। कि शिक्षा पर कितना बजट है, रक्षा पर कितना बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना बजट है, और उससे फिर आप कैलकुलेट करके अनुमान लगाइएगा कि 2% हिस्सा आपदा प्रबंधन में चला जाता है। नुकसान हो जाता है, ये बहुत बड़ी राशि होती है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। विविधता भारत में आखिर क्यों है, तो पहली बात, भारत की भू आकृति, भारत की भू आकृति ऐसी है। भारत की भू आकृति, तो भारत में पर्वत भी है, भारत में मैदान भी है, पहाड़ियाँ भी, राइट। इनसे क्या होता है, पर्वतों पर हिमस्खलन होगा, पर्वतों पर भूस्खलन होगा, मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है, मरुस्थल भी हो सकता है। तो भारत की भू आकृति या भौतिक अवस्था या भौतिक स्वरूप। दूसरा है भारत की जलवायविक स्थिति, मानसूनी देश है, भारत में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 117 सेंटीमीटर औसत के आसपास हम लोग वर्षा मान के चलते हैं कि भारत में वार्षिक वर्षा 117 सेंटीमीटर होती है। नहीं, भारत में 10 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं होती, लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है, मौसिनराम में 1200 सेंटीमीटर वर्षा हो सकती है। भारत की जलवायु ऐसी है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात भी है, बर्फ भी है, मरुस्थल भी है, सब कुछ तो है भारत।
वायु की स्थिति हो गई। उसके बाद भारत की अवस्थिति, लोकेशन देखिए भारत की, तो 3 तरफ से महासागरों ने घेर रखा है, यानी कि प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। इस वजह से ये तो इसकी भौगोलिक स्थिति होगी। इसके अलावा भारत क्यों सुभेद्य है भाई आपदाओं के प्रति? तो भारत की सुभेद्यता ऐसे देखिए, विश्व का या विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, पांचवा साक्षरता, कम है, गरीबी ज़्यादा है, अकुशल या प्रशिक्षण की दर कम है। चीजें मिलाकर भारत को सुभेद्य बना देती है। भारत में लू भी चलेगी, भारत में थंडरस्टॉर्म भी होगा, भारत में ओले भी पड़ते हैं, भारत में बादल भी फटते हैं, भारत में सुनामी भी आती है, भारत में चक्रवात भी आता है, भूकंप भी आता है, भारत में ज्वालामुखी की घटनाएं भी हैं, भारत में जंगल में आग भी लगती है, भारत में रेल दुर्घटना भी होती है, अगर ये अपरदन भी हो तो क्या नहीं होता है भारत। आपदाएं भी आती है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स भी होते हैं भारत। ये चीजें मिलाकर भारत को आपदा के प्रति सुभेद्य बनाने में मददगार साबित होती है। तो देखना हम लोग रिस्क प्रोफाइल देखते हैं, डिजास्टर रिस्क प्रोफाइल। भारत में किस तरह की आपदाओं की क्या संभावना रहती है या बनती है। तो देखिए पहला 59% भाग भूकंप प्रभावित है, 40 मिलियन हेक्टेयर या तकरीबन 12% भूभाग बाढ़ एवं अपरदन से प्रभावित है। अड़सठ प्रतिशत सूखा से प्रभावित है। 100 किलोमीटर की जो तट रेखा है औसतन 7516 किलोमीटर हम लोग मान के चलते हैं, तो 7500 किलोमीटर की तटरेखा में से लगभग 5700 किलोमीटर की तटरेखा चक्रवात एवं सुनामी से प्रभावित रहता है। पहाड़ी क्षेत्र भूस्खलन के प्रति चिल हो जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र हिमस्खलन के प्रति, अभी बादल का फटना वटना मैंने लिखा नहीं है इसमें, लू का प्रकोप नहीं लिखा, अभी मरुस्थलीकरण का प्रकोप नहीं लिखा। कोई भी आपदा नहीं है जो भारत को प्रभावित ना करती।
जब इतने सारे से आपदाओं से प्रभावित होता है तो भारत में आपदा का प्रबंधन भी अनायास रूप से ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपदा का प्रबंधन करना जिम्मेदारी हो जाती है किसकी? जो प्रशासक होंगे, जो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे उनकी। सबका प्रबंधन कैसे किया जाता है, क्या होना चाहिए, प्रबंधन के अप्रोच क्या होने चाहिए, ये सारी बातें हम लोग तभी कर सकते हैं जब आपदाओं के बारे में जानकारी हमारे पास हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? आप प्रवृत्तियों को भी आप देख सकते हैं कि भारत में जिन क्षेत्रों में अभी तक आग नहीं लगती थी, जंगलों में वहाँ पर आग लगने लगी है। चक्रवातों की बारंबारिता बढ़ने लगी है। हिमस्खलन की टेंडेंसी बढ़ने लगी है। बर्फ़ जब पड़ती है तो बहुत लंबे समय तक पड़ती है। हीट वेव अब उन क्षेत्रों में गर्म लहरें चलने लगी हैं जहाँ पर पहले नहीं चलती थी। यही नहीं, बल्कि जो चक्रवात अभी आपने देखा होगा कि जो पश्चिमी तट पर चक्रवात आया था, उसके प्रभाव में दिल्ली और राजस्थान जैसे दूर दराज के इलाकों में भी बारिश हुई थी। फिर यास जो चक्रवात आया बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर भी बारिश हुई थी। चीज़ें मिलाकर भारत को एक अलग ही तरह की विभीषिका के प्रति लेकर जा रही है। जैसे हम लोगों को मान लीजिए बाढ़ पड़ना है, पड़ना है, तो जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को डील करते हुए ही हम लोगों को चलना है। जैसे उदाहरण के लिए बाढ़ पढ़ेंगे तो बाढ़ कई तरह के होते हैं, क्योंकि अब बाढ़ के ऊपर प्रश्न नहीं पूछा गया है। अब प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो बाढ़ के स्पेसिफिक फॉर्म को लेकर पूछा जा रहा है। शहरी बाढ़ क्या होता है, पर्वतीय बाढ़ क्या होता है, उत्तराखंड के बाढ़ कैसे होते हैं, अर्बन फ्लड किसे कहते हैं। तो यानी कि बाढ़ कई रूप में होते होंगे, बाढ़ के कई कारण होते होंगे। मुंबई के फ्लड का वह कारण नहीं होगा जो राजस्थान के फ्लड का होगा। उत्तराखंड के फ्लड का कारण शायद वो नहीं है जो असम के फ्लड के कारण है। तो ये सारी चीज़ों को समेट कर, ये सारी चीज़ों को लेकर ही चलना होगा, क्योंकि जब मुंबई के फ्लड का कारण अलग है, उत्तराखंड के फ्लड का कारण अलग है, तो मुंबई में वह प्रबंधन के उपाय नहीं अपनाए जा सकते जो उत्तराखंड में अपनाए जाएंगे। जैसे सूखा है, इसी तरीके से भूकंप है, इसी तरीके से तमाम दूसरी घटनाएं भी। अब तो पैंडेमिक और एपिडेमिक न जाने क्या क्या आ गया। इनके प्रबंधन को भी देखना ज़रूरी है। चीज़ों के बारे में हम लोग अगली क्लास में बातचीत करेंगे। आज की क्लास में इंट्रोडक्टरी क्लास था, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।